बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद कर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद कर्ल साहब। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल जिसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं वो है मखसूस नशिस्तें हासिल करना। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हमद रज़ा की जो सियासी जमात है उसमें तमाम अपने हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को शमूलियत का कहा गया। तमाम आज़ाद उम्मीदवारों ने पार्टी की क़यादत के कहने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए उसमें अभी बड़ी रुकावटें हायल हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबर कौमी असम्बली हैं उनके साथ जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी आ सकेंगी पार्लियामेंट के अंदर? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा लीगी सेनेटर जो हैं उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिलनी चाहिए। और इसके अलावा मुख्तलिफ पार्टी की जानिब से ये बयानबाजी की गई है। दूसरी तरफ असद कैसर कहते हैं कि हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MQM के अलावा तमाम सियासी जमातों के साथ हम एक पेज पर बैठने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ जीती है तो तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनानी चाहिए और बनानी देने चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान की क्या अहमियत है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या मखसूस नशिस्तें लेने में कामयाब होगी कि जी खल साहब क्या समझते हैं? लीगी सेनेटर का बयान भी रिकॉर्ड पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला ये है कि बेसिकली ये जो सीटें हैं PTI की हमायत याफ्ता बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने उसको ज्वाइन किया ताकि सारा मकसद यही था कि सीटें जो है मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियती नशिस्तें हासिल की जाए। लेकिन इस सारी एक्सरसाइज लंबी चौड़ी के बावजूद पंजाब के अंदर ना तो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिली उनको और ना ही मखसूस अक़लियती नशिस्तें मिली, और उसके बावजूद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब भी सीटें ना मिलने के बावजूद हो गया, उनके शोर शराबे के बावजूद। यही सिलसिला जो है कौमी असम्बली के इजलास में भी आपको देखने को मिलेगा। लग नहीं रहा कि 29 फरवरी से पहले इलेक्शन कमीशन कोई फ़ैसला कर पाएगा, और अगर उसने फ़ैसला किया भी तो मुझे नहीं लगता कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी या सूबाई असम्बलियों की जो मखसूस नशिस्तें अक़लियती या ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें वो देगा, और अगर वो नहीं देगा तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपीलों में मामला जाएगा। लेकिन उतनी देर तक कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म जो है उनका इंतखाब जो है चुनाव मुकम्मल हो चुका होगा। और खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती या मखसूस नशिस्तों के बगैर भी चूँकि उनके पास इतनी ज़्यादा अक्सरियत है कि वहाँ पे तो PTI जो है आराम से वो सीटें बना सकती है, यानी अपनी हुकूमत बना सकती है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन एक तरफ जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने 29 जो फरवरी के हवाले से जो उनको भिजवाई गई एडवाइस इजलास के हवाले से रिक्वेजिशन की गई, लेकिन उन्होंने अपना एतराज़ लगा दिया, और उस एतराज़ के बाद ज़राए से ये खबर आ रही है कि दोबारा उन एतराज़ात को दूर करके दोबारा फिर 29 फरवरी के इजलास के लिए उनको एक समरी भिजवा दी गई है। और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनका भी आज एक वज़ाती बयान आया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से भी यही कहा गया कि जब कौमी या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होते हैं तो उनके 21 दिन बाद यानी 29 फरवरी जो है वो डेड, हर सूरत जो है असम्बलियों की नशिस्त जो है वो पहले ही होनी होती है, लाजम है। तो अगर सदर ये इजलास नहीं बुलाते, वो अपना आइनी फरीज़ा सरंजाम नहीं देते, तो यकीनी तौर पर आइन के अंदर खिलाफ मौजूद नहीं होता, उसके मुतबादिल अरेंजमेंट्स भी होते हैं, इंतजामात भी होते हैं। तो इस हवाले से स्पीकर जो है उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भी इजलास 29 को एक तरफ तो उन्होंने भी बुला लिया, और साथ सदर को भी जो उनके इतराज़ात थे उनको दूर करके भी जो असद कैसर साहब बात कर रहे हैं कि हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, MQM के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ और पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातों कौन सी जमातें रह जाती? वो मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी के साथ जाना। जमात इस्लामी की तो मेरे ख्याल गालबन एक भी शायद सीट नहीं है कौमी असम्बली की, और सूबाई मेरे ख्याल से कोई एक आध होगी सीट, और इसी तरीके से बाकी जो है JUIF की जो है उनकी 4 सीटें हैं गालबन।
कौमी असम्बली में, बाकी बलूचिस्तान में कुछ है, KPK स्टेट में पावर है तो इकट्ठी कर सकते हैं, जमीयत उलमा इस्लामिया, तहरीक बैक है, जमात इस्लामी, स्टेट पावर तो इन तीनों जमातों की बहुत ज्यादा है। हाँ देखिए, लेकिन बात ये है कि वो मामला एहतजाज करना चाहते हैं ना, एहतजाज की स्टेट तरफ जाना पावर चाहते एक अलहदा चीज़ है और हुकूमत साजी का अमल जो है वो एक अलहदा, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हैं। अगर तो नंबर गेम की बात की जाए तो फिर तो इन 3 4 या 6 10 जमातों से भी मिल जाए। अगर आप माइनस पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM की अगर आप बात करें तो एहतजाज के हवाले से तो आप इकट्ठा कर सकते हैं एक फोर्स, लेकिन असम्बलियों के अंदर जो है या ख़ास तौर पर कौमी असम्बली के अंदर जो है वो कोई इस पोजीशन में आप नहीं होंगे कि आप जो मौजूदा जो हुकूमत बनने जा रही है, जो 6 हुकूमती जमाती हुकूमती इत्तेहाद है, कि उसके हवाले से आपको उसको टफ टाइम दे सकें। बहरहाल अब मामला एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो सदर है उस हवाले से 1 मार्च को जो है शेड्यूल बाकायदा जारी किया जाएगा सदारती इंतखाबात का, और 2 मार्च जो है को जो है उनका जो यानी 1 मार्च को सदारती और इसके पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन जाने से कहा गया कि अभी से कोई भी सदारती उम्मीदवार का जो उम्मीदवार है वो अपने ख्वाहिशमंद जो है वो कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। और 2 सदर मार्च के दिन 12 इंतखाबात बजे का तक कल से प्रोसेस जो है वो भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा समझा दें, वो किस तरह से होता है। देखिए, सदर का जो ये डिले हुआ है क्योंकि 5 साल से अपनी आइनी मुद्दत से ज़्यादा इसलिए पूरा उन्होंने कर चुके हैं या उनको आगे किया, क्योंकि जब असम्बलियाँ तहलील हुई कौमी असम्बली और उसके बाद फिर PDM की हुकूमत बनी, उसको तहलील को तो कालअदम करार दे दिया गया और उसके बाद सूबाई हुकूमतें जो है वो बनी, जो बनी और उसके बाद फिर केयर टेकर सेटअप आ गया, सूबाई हुकूमतें जो है वो भी अपना उन्होंने तोड़ दी, तो उसके बाद फिर केयर टेकर सेटअप वहाँ पर भी आ गया। तो सदर के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उस वक्त मुकम्मल होता है जबकि कौमी और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो मौजूद हों। तो चूंकि केयर टेकर सेटअप की वजह से कौमी या सूबाई असम्बलियाँ मौजूद नहीं थी, इस वजह से सदर जो है उनको आगे एक्सटेंड किया जाता रहा। अब चूंकि 2 चीज़ें हैं, जिस तरह के 21 दिन के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के बाद हर सूरत पहली असम्बलियों की नशिस्त होना लाजम है, उसी तरीके से इन इंतखाबात के 30 रोज़ के अंदर जो है वो सदर मुमलकत जो है उनका इंतखाब कराना भी लाजम है। तो यानी अगर 8 फरवरी के इंतखाबात हैं तो 8 मार्च से पहले या 8 मार्च को सदर पाकिस्तान का इंतखाब होगा। और इस इंतखाब के हवाले से एक बड़ी खबर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी है, और उनका ये कहना है कि सदर पाकिस्तान के खिलाफ 2 आइन तोड़ने के मुकदमात जो है वो दर्ज कराए जाएंगे। एक मुकदमा जो है अदम एतमाद के दौरान गैर आइनी इकदाम उठाते हुए अदम एतमाद के प्रोसेस को मुकम्मल होने के बजाय असम्बली तोड़ने का एक गैर आइनी इकदाम था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कालअदम करार दिया। और दूसरा 21 दिन के अंदर जो है 29 फरवरी का इजलास ना बुलाना, ये दोनों सदर के गैर आइनी इकदाम है, आइन तोड़ने के इकदाम है। और हमने सदर के मुआवजे की बजाय हम क्योंकि उनके इस्तिस्ना हासिल है और हमने उसकी बजाय ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ज़रिए उनको हटाएंगे, और जो ही वो ईवान सदर से बाहर निकलेंगे चूँकि उनका इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा तो फिर उनके ऊपर 2 ये मुकदमात बनाने का उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है। अब क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके इस ऐलान के साथ नून लीग या बाकी जमातें भी उनका साथ देंगी? और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बात कहना कि इंतकाम, बदला और इस तरह की जो सियासत है उसके वो बिल्कुल ख़िलाफ़ है, उसके बरक्स है। तो क्या ये भी बयानिया उसी तरीके से होगा जिस तरीके से कैंपेन चलाई इलेक्शन के अंदर नून लीग के खिलाफ और बात की नई सोच और नौजवान क़यादत की, लेकिन वालिद साहब को भी बिठा दिया ईवान सदर में और शहबाज शरीफ साहब एक बुजुर्ग रहनुमा जो है उनको बिठा दिया वजारत उज़्मा में, और इसी तरीके से अपने जो सूबे के अंदर जो वज़ीर आला है वो भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई नौजवान जो है उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। तो मामला ये है कि क्या ये भी जो बयान की हद तक या उस तरह का ही बयानिया होगा जिस तरह इलेक्शन के अंदर कि करो कुछ और दिखाओ कुछ और आगे उसका अमली जो है बिल्कुल उसके बरक्स। तो अगर नहीं है तो फिर क्या जो बिलावल भुट्टो ने बात की कि सदर आरिफ अलवी को आइन तोड़ने के 2 मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा, किस तरह से सदर के खिलाफ ये लेके आएंगे केस? किस तरह से कोई है ऐसा आईनी कानूनी तरीका है? आईनी तो है, आइन के मुताबिक तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके असम्बली तोड़ने के इकदाम कालअदम करार दे दी तो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ा एक यानी एक आईनी जो उनकी जो गैर आईनी इकदाम है उसकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से उसको खत्म किया गया, कालअदम करार दिया गया। इसके बाद तो फिर दूसरी कोई राय ही नहीं जाती। लेकिन खल साहब दूसरी बात ये है जो सदर के खिलाफ आइन तोड़ने के केसेस की बात कर रहे हैं,
इनके खिलाफ नहीं हो सकता? आइन तो कानून की सबोताज तो इनके भी दौरे हुकूमत में भड़क गया क्या? देखिए वो तो जिस जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कर सकती है, लेकिन बहरहाल चूंकि जब तक वो ईवान सदर में बैठे हैं उस वक्त तक इम्यूनिटी उनको हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है, उस वक्त तक तो कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जो ही वो ईवान सदर से बाहर जाएंगे उस वक्त कोई भी उनके खिलाफ, और ख़ास तौर पर ये जो दो मुकदमात की अगर बात कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल आम शहरी की तरफ से तो ये नहीं हो सकते। ये तो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको ही मिलाकर जो है वो मुद्दई बनना पड़ेगा, और उसके लिए फिर वो क्या कैबिनेट की अप्रूवल होगी और किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। इससे पहले मुशर्रफ के खिलाफ भी इस तरह का मुकदमा हो चुका है। तो मामला ये है कि ये पहली कोई प्रेसिडेंट नहीं होगी, लेकिन देखना ये है क्या बिलावल साहब का जो बयान है बात भड़क साबित होती है या वाकई इस पर वो आगे जाके सीरियसली इस चीज़ को अच्छा, उन्होंने लेके आरिफ चलेंगे। अलवी साहब के बारे में एक बयान दिया कि मखसूस डेट के बाद उन्हें हमारे दांत ठीक करने पड़ेंगे। मौजूदा सदर के बारे में इस तरह की बयानबाजी क्या सियासी लीडर को करनी चाहिए? देखिए उनका एक आइनी ओहदा है और उसका अपना एक तकद्दस है, लेकिन उस ओहदे के ऊपर जो बंदा बैठा है उसके ऊपर भी ये लाजम है कि वो उस ओहदे का या तकद्दस जो है उसको मद्देनजर रखते हुए किसी पार्टी का उसको स्पोक्स पर्सन बनने की ज़रूरत नहीं है। उसको आइन और कानून के मुताबिक, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो किसी एक जमात के नहीं है, कोई पीटीआई ने उनको नहीं बनाया, वो तमाम जमातें जो हैं और पाकिस्तान की एक रियासत जो है उसके एक आइनी सरबराह है। सब बेशक एक हेड ऑफ स्टेट है, एक सिंबॉलिक बेशक ओहदा है, लेकिन बहरहाल उसकी अपनी एक अहमियत है। तो उनको भी अपना कंडक्ट से इस तरीके से कोई चीज़ ऐसी बाइस नहीं करनी चाहिए जिससे इस तरह का बयान देने पर मजबूर है। और दूसरी तरफ जो है मैं समझता हूँ कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, जो कायदीन हैं और पार्टियों के अगर सरबराह, उनको भी ये देखना चाहिए कि इस तरह के जो ओहदे आपके आइनी हैं उसको अगर आप पैमाल उनके तकद्दस को करेंगे तो फिर आप भी जब बैठे होंगे उन ओहदों पर, तो फिर आपके वालिद साहब के भी कल बैठे होंगे तो उनके बारे में इसी तरीके से जब कोई जुमले कसे जाएंगे या चार्जशीट लगाई जाएगी या उनको इस तरीके से मुखातब किया जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो मामला ये है कि हमें इन आइनी ओहदों के तकद्दस को भी मद्देनजर रखना है, और जो इन आइनी ओहदों पर बैठे हैं उनको भी इन ओहदों के तकद्दस को मलूज़े खातर रखना चाहिए। अगर वो रखेंगे तो मेरा ख्याल ये नौबत नहीं आएगी किसी को बयानबाजी। लेकिन ख्याल साहब, सवाल एक और भी है यहाँ पे जन्म लेता है। जिस तरह से इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म को सजाएं दी जाती रही हैं, वो एक सिलसिला चल पड़ा है। अब या तो वज़ीर आज़म की सीट है या फिर जेल है, या फिर वज़ीर आज़म की सीट है या फिर जेल है। अब जो सदर पाकिस्तान है उनके खिलाफ इस तरह से रेफरेंस आना और या केसेस आना शुरू हो गए, तो फिर ये सिलसिला चल पड़ेगा सियासी तौर पे। आपको नहीं लगता कि इस्तेमाल किया जाने लगेगा इस सबको? सिलसिला को पहले ही चला हुआ है, कोई नए सिरे से तो चलना नहीं। हाँ, ये सिलसिला रुकेगा कब, ये सवाल है अहम कि कब ये सिलसिला रुकेगा। ये चला हुआ तो बहुत अरसे से है, कोई भी वज़ीर आज़म या सदर जो है वो इन चीज़ों से महफूज नहीं रहा। ये पहली दफ़ा सदर नहीं होंगे जिनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो अब मामला ये है कि ये चीज़ें तो आगे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन पीटीआई जो है उनकी जानब से यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर जो है उनको नामजद किया गया उम्मीदवार के तौर पर, और जुनेद खान जो है उनको डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के तौर पर नामजद किया गया। दूसरी तरफ अभी तक नून लीग की जानब से नामजद तो नहीं किया गया, लेकिन मेरे ज़राए की ये खबर है कि सरदार याद सादिक जो है शायद स्पीकर के लिए उम्मीदवार जो है नून लीग के, वो हफ्ते को तरीके इंसाफ एहतजाज भी करने जा रही है, तो फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। देखिए शेर अफजल मरवत जो है उनकी जानब से एक तो ये कहा गया है कि हम 29 फरवरी का जो इजलास है उसके अंदर शरीक होंगे, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो हफ्ते को मुल्क भर के अंदर एहतजाज हो रहा है। इससे पहले भी एक एहतजाज की कॉल आई थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एहतजाज हो सका पूरी तरह। वो उसके हवाले से आपने देखा ही है कि मुल्क के अंदर को खासी को इस तरह का को बड़ा एहतजाज देखने में नहीं आया। कॉल तो उस वक्त भी आई हुई थी। तो अब देखते हैं कि इस हफ्ते को एहतजाज होता है या नहीं होता। उस वक्त तो हुकूमत निगरान हुकूमत थी, वफाक में भी और सूबों में भी निगरान हुकूमतें थी। अब चूँकि वफाक में भी हुकूमत आलमोस्ट मेरा ख्याल है कम्प्लीट होने के करीब पहुँच जाएगी, और सूबे पंजाब में बन चुकी है, सिंध में बन चुकी है। तो अब तो ज़ाहिर बात एक सियासी बाकायदा हुकूमतें हैं और जो कि एंटी पीटीआई हुकूमतें हैं। तो देखेंगे कि इस दफ़ा क्या वो एहतजाज उनको करने की इजाज़त दी अगर जाएगी। हकायक पर बात की जाए तो निगरान गवर्नमेंट भी एंटी पीटीआई ही दिखाई दी हमें। ठीक है, लेकिन एक आइनी रोल तो उसका यही होता है कि सबको साथ लेकर चलना, लेकिन जाहिर बात है अमल से जो उसने चीज़ें साबित की वो सबके सामने है। तो अब मामला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं जिस तरीके से
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पर एक तरफ जो है नवाज शरीफ साहब की रिकाउंटिंग की दरख्वास्त भी उन्होंने कर रखी है NA-15 मानसायरा के हवाले से। वहाँ पे भी रिटर्निंग अफसर तब्दील हुई, जो खातून थी, उसके बाद एक नए रिटर्निंग अफसर को वहाँ पे लगाया गया और इत्फाक से उनके वकील भी जदून है और जो रिटर्निंग अफसर वहाँ पे लगाया गया वो भी जदून है। तो बहरहाल ये माज इत्फाक हो सकता है। तो उनकी जानब से यही कहा गया कि जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है, यानी एक तरफ PTI धांधली का शोर मचा रही है, मौलाना फजल रहमान साहब शोर मचा रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कई जगह पे कहती है कि हमारे साथ भी धांधली हुई है पंजाब की हद तक, और MQM कहती है हमारी 18 में से 17 सीटें कैसे एक सीट हमारी जो है छीन ली गई। इस तरीके से ANP कहती है हमारे साथ धांधली हुई। तो इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब जो है वो भी धांधली का शोर मचाने वालों की फहरिस्त के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ नजर आना पाकिस्तान से चाहते हैं, इंसाफ के मुंतजर है कि उनके साथ भी धांधली हो गई है NA-15 मानसायरा के अंदर। तो अब देखते हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि लोधरा के अंदर जो है जीते हुए उम्मीदवार को अब कौमी असम्बली का कार्ड तक उनको जारी हो गया। फार्म 47 वाले हैं वो तो, फार्म 45 वाले तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन अब फार्म 47 वाले जो PTI के हमारी याफ्ता हैं अब उनको भी जो है शिकस्त देकर उनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हारे हुए थे उनको जितवाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो खाने जो लोधरा के अंदर जो मामला ये हुआ उसके बाद अब फैसलाबाद का हल्का 97 है गालबन, वहाँ पे भी शायद विकेट उड़ने का इम्कान है। इससे पहले जो है पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी जो है उनके हवाले से भी उनका जो नोटिफिकेशन है वो कालदम हो चुका है करार। तो अब लगता ये है कि जो एक कुछ ज़राए तो जो ये भी सीटें दावा बची हैं तरीके इंसाफ की, लगता है वो भी छीन ली जाए। दावा कर रहे हैं कि बजाय उनको सीटें ज़्यादा मिलने के लग ये रहा है कि 8-10 सीटें उल्टा नून लीग को और मिलने जा रही हैं पंजाब से। तो इस तरह की भी खबरें ज़राए से आ रही हैं। तो बहरहाल अब ये मामला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं ये चीज़ें, और उसके बाद अदालतों के फॉर्म भी मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये 8-10 सीटें मिल जाती हैं उनको तो मज़ीद उनके नंबर तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयान दिया कि अगर तरीके इंसाफ का मैंडेट है तो दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, मौलाना देखिए साहब वो के इस बयान मौलाना की साहब बयान बेसिकली बार बार मैंने कहा कि वो अपने तरफ जो है मुतवज्जो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई अभी पूछ नहीं रहा, ना बलूचिस्तान की हुकूमत साजी में उनको एतमाद में लिया गया, ना उनसे किसी ने पूछा, और ना ही कौमी असम्बली जो है वजारत उज़्मा या बाकी मामलात के अंदर उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। अब वो ये शोर मचा रहे हैं और अपना जो है कद और अपनी जो है अहमियत जो है वो जितला रहे हैं। उससे पहले आपको पता है रशियन एम्बेसडर से मुलाकात भी उनकी हुई, क्योंकि अगर अमेरिका उनको नहीं लिफ्ट करा रहा तो उन्होंने दूसरी तरफ भी लाइन मारी है, लेकिन उसके बावजूद अभी अमेरिकी एम्बेसडर जो है उनसे मुलाकात उन्होंने नहीं की। तो अब मामला ये है कि मौलाना साहब बेसिकली जिस तरीके से कह रहे हैं, तो इससे पहले एक तरफ तो वो कहते हैं कि सदर का वोट हम नहीं देंगे, दूसरी तरफ उन्होंने ये नहीं कहा कि हम PTI के उम्मीदवार को वोट देंगे। तो बहरहाल अभी भी वो विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं को मामला जो है आगे चल पड़े। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि मौलाना साहब जो है वो थोड़ा लेट हो गए और इस दफ़ा शायद वो इक़्तिदार के ऐवानों तक ना पहुंच पाए। बलूचिस्तान में इतनी सीटें होने के बावजूद भी उनको उस तरीके से शेयर नहीं मिलेगा जिस तरीके से पहले उनको मिलता रहा है, और कौमी असम्बली के अंदर भी जो है फाकी हुकूमत में भी शायद उनको अगर वो शामिल भी हो जाएं, अगर वोट भी दे दें, तो मेरे ख्याल पहले की तरह उनको अपने हिस्सा या जुस्से से ज़्यादा हिस्सा मिलता नज़र नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं फिर सॉफ्ट कॉर्नर तरीके इंसाफ के लिए खेल सकते हैं। देखिए जो उन्होंने बात की है कि उनको मैंडेट मिला है और उनको हुकूमत बनानी देनी चाहिए। देखिए बात ये है कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक ख़ास नंबर रिक्वायर्ड होता है हुकूमत बनाने के लिए। PTI ये कहती है कि ना पीपल्स पार्टी से करना है हमने, ना MQM के से करना है, नून लीग के साथ ज़ाहिर बात है हो नहीं सकता। तो उसके अलावा उनके पास इतना नंबर नहीं है कि वो अपनी हुकूमत बना सकें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी यही बात की कि हमने तो उनको मौका दिया, और साथ उनका हम शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने पंजाब में मरियम साहिबा को वज़ीर आला और स्पीकर को डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करने के लिए उन्होंने उनको पूरी तरह मौका फ़राहम किया, और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि सिंध में के अंदर भी उन्होंने हमें मौका फ़राहम किया तीसरी मरतबा हमारा वज़ीर आला मुंतखब करने के अंदर, तो हम उनके लिए शुक्रगुजार भी। देखिए आप कोई भी मामला है ख़ास तौर पर इस सिस्टम के अंदर, अगर सिस्टम से आप बाहर होके आप कहेंगे कि वो आप विन विन सिचुएशन की तरफ चले जाएंगे,
तो वो पॉसिबल नहीं है। सिस्टम के अंदर आप रहेंगे, अगर आप पिच पे होंगे, आप मैदान के अंदर होंगे तो मैच और जीतेंगे या हारेंगे, और अगर आप मैदान से आप बाहर निकल जाएंगे तो फिर आपका रोल एक तमाशाई का रह जाएगा। जिस तरीके से आपने अदम एतमाद के वक्त 1-2 वोटों के फ़र्क से आप अगर असम्बली में बैठे रहते तो मे भी 8-10 दिन बाद वही लोग वहाँ से ही एक आध बंदा नाराज़ होकर आपकी तरफ आ जाता और उनकी हुकूमत 16 माह के बजाय शायद 16 दिन भी ना निकाल सकती। लेकिन आपने वो गलत काम किया, ब्लंडर किया। और उसी तरीके से आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो है टाइम से पहले वो भी आपने तहलील की, उसका भी आपको खमियाजा फिर भुगतना पड़ा। तो मामला ये है कि इस तरह के जो अगर आप डिसीजन लेंगे और अगर आइंदा भी अगर इस तरह के डिसीजन आपने लिए तो मेरा ख्याल है उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपको नुकसान ही होगा, और जिसकी फिर कीमत भी आपको चुकानी पड़ रही है और पड़ी है। ठीक है खलील साहब, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। आज की अहम तरीन खबरों के हवाले से अहम तजिए और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास मौजूद है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद 12 तो वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से बात जारी थी, हमने अंदरूनी सियासत पर तो गुफ्तगू कर रही है, लेकिन आज 27 फरवरी है। शायद पाकिस्तानियों को याद हो, यकीनन याद होगा, आज फैंटास्टिक टी भी है, हमारे पड़ोसियों को याद करवाने का दिन है। आज हमने उनका एक फ़ौजी जवान अभिनंदन उन्हीं को वापस तोहफे में दे दिया। खलील साहब, आज का दिन 27 फरवरी पाकिस्तान ने जुर्रत व बहादुरी का पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने मुजाहरा करते हुए हमारे पड़ोसी जो हमेशा शरारतें करने में बाज सफ़े अव्वल में है, बाज नहीं आता, तो उसको आज मुंह तोड़ जवाब दिया आपने। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने अपने तौर पर तो पूरी दुनिया को बताने की या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि हमने पाकिस्तान के अंदर हमला किया और वहाँ पर हमने कोई कालदम तंजीम जो है उसका हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है, तो पूरी दुनिया के मीडिया को हमने दावत दी और वहाँ पे लेकर गए और हमने उनके दावों का पोल खोला और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उनकी जागनसाई हुई कि एक दरख्त जो है वो गिरा था और एक कौवा मरा था। लेकिन उसके और रात की वो भी तरीकी के अंदर छुप कर उन्होंने हमला किया था। लेकिन दिन के उजाले के अंदर जिस तरीके से उनका एक जहाज़ हमने गिराया, उनका पायलट पकड़ा और उसके बाद दूसरा जहाज़ उनका इस तरह बुखलाहट के अंदर कि हेलीकॉप्टर जो है वो भी गिरकर तबाह हुआ, और उसके बाद फिर जिस तरीके से वो फैंटास्टिक जो टी है वो, और उसके बाद फिर जिस तरह उनको वापस करके हमने एक अच्छे पड़ोसी होने का, उनकी बावजूद कारस्तानियों के, उनकी जो साजिशों के, उनके मजमूम मज़ाहिम के, हमने फिर भी एक बड़े पन का मुजाहरा किया और इस पर दुनिया भर में इस बात पर पाकिस्तान को सराहा गया। लेकिन उन्होंने जो इस तरीके से किया, जो ड्रामा रचाया, ना तो अपने मीडिया को वो दिखाने के काबिल थे और ना ही जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के कोई मुबसरीन या मीडिया के नुमाइंदों को जाके वो जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो हमने जो किया वो उसको बरमला हमने इतराफ़ भी किया और उसको हमने दिखाया भी और वो साबित भी किया। लेकिन जो उन्होंने ड्रामा रचाया था, मेरा ख्याल है उसके बाद उनकी खुद ही अपने ही मीडिया जो है उसने जिस तरह से बैंड बजाई थी और इंटरनेशनल मीडिया के सामने उनका जो चेहरा आया था वो सबको पता चल गया कि इस तरह वो ड्रामा रचाते हैं, और उस हवाले से यकीनी तौर पर वो हमेशा सबकत लेने में आगे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो करता है वो करके दिखाता है और वो इस तरह की जाली दावे नहीं करता। यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो सरहदों पे खड़े जवानों को दाद देनी चाहिए। एक ऑपरेशन बरग सर मचार भी है। जब भी पाकिस्तान के हमसाया ममालिक ने पाकिस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश की है तो हमारी फ़िज़ाइया ने, हमारी बर्री बहरी फ़ौजों ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये आज से नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना है उससे लेकर आज तक देख लें, टैंकों का हमला देख लें, जिस तरह से छम जोड़ियों के अंदर इनको टैंक इनके तबाह किए थे। फिर जब इनके एक ही चंद मिनट के अंदर कितने जहाज़ों को उड़ाया था, इनका जो वो भी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड कायम किया एमएम आलम ने। तो मामला ये है कि जो इंडिया हमेशा, हमारी बड़ी फ़ौज हो, हमारी बहरी हो या हमारी फ़ज़ाइया हो, तो हमेशा ही उन्होंने बावजूद कम वसाइल भी कम है, नंबर के हवाले से भी कम है, हमारी तादाद भी उनसे बहुत कम है, लेकिन जज्बा और जिस तरीके से जज्बा शहादत जो है, ये ज़ाहिर बात है ये किसी और के पास चूँकि है नहीं, और हमेशा हमने फिर उनको नाकों चने चुभवाए हैं। और जब भी उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने हमेशा सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया है।
कभी चरवाहों को निशाना बनाया है, कभी वहाँ पे जो देहात गांव के लोग हैं उनको निशाना बनाया। लेकिन हमने जब भी जवाबी आगे से फायर किया है या जवाब दिया है, हमने हमेशा उनकी फौजी इंस्टॉलेशन को, उनके फौजियों को निशाना बनाया। हमने कभी सिविलियन आबादियों को निशाना नहीं बनाया। तो ये फ़र्क होता है एक जो हिंदू बनिया है उसकी जहनीत का, और एक जो मुसलमान, एक जो दलेर और बहादुर हमारे जो फोर्सेस हैं कि वो आंखों में आंखें डालकर उनको मुकाबला भी करना आता है, और वो फिर किसी सिविलियन के ऊपर नहीं वो अपना गुस्सा उतारते, बल्कि वो इनकी तनसीबात को और घर के अंदर घुस के मारने का हमेशा रिकॉर्ड हमने कायम किया, और उसके बाद दुम दबा के इनको भागते हुए भी सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। कल साहब एक और यहाँ पे एक बड़ा सवाली निशान है इंटरनेशनल सतह पर जिसमें बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह से बर्बरियत जारी है। ओआईसी ने आलमी अदालत इंसाफ में इस हवाले से एक मुकदमा पेश किया, तो कहा जा रहा है कि 6 महीने लग सकते हैं फैसला आने में। तो ये इंटरनेशनल सतह पे जो देखिए, मेरा ख्याल है उस वक्त तक तो नस्ल कशी पूरी तरह कर चुके होंगे। मेरा ख्याल है उनको तो एक बहाना मिल गया है कि वो पहले से तैयार बैठे थे और पहले भी कर रहे थे बर्बरियत। अब तो क्या, अमेरिका हर दफ़ा जो है जब भी जंगबंदी की बात होती है वो इजराइल की बर्बरियत के साथ खड़ा हो जाता है और वो वीटो कर देता है। अब देखें कि अमरीकी फ़िज़ाइया का एक बाकायदा यूनिफॉर्म पहने हुए एक बंदा जो है वहाँ पे जाता है और जाकर अपने ऊपर आग लगाकर वो फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाता है, और साथ वो कहता है कि वो इस जेनोसाइड के अंदर जो बर्बरियत कर रहा है, जो नस्ल कशी कर रहा है इजराइल फ़लस्तीनियों की, वो इसके अंदर वो शामिल नहीं हो सकता, ना देख सकता है। और उस पर आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर वो जो इतनी वीडियो वायरल हो रही है, और अमेरिका जो है उसके अपने जो सर्विंग जो उनके आर्मी के लोग हैं, जो उनके फ़िज़ाइया के लोग हैं, किस तरीके से वो खुद को अपने ऊपर तेल छिड़क कर, पेट्रोल छिड़क कर जो है वो खुद सोजी कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी उनके लिए उनको आईना दिखाने के लिए काफ़ी है कि उनके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। बहुत सारे उनके जो राइटर्स हैं, उनके जो मुख्तलिफ मीडिया पर्सनस हैं, उनके ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, वो बाकायदा उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ओपनली अब कह रहे हैं कि जो इजराइल के साथ अमेरिका साथ दे रहा है तो ये फिर हिपोक्रेसी है, ये मुनाफकत है। एक तरफ इंसानी हकूक़ का चैंपियन और नंबरदार बनता है, और दूसरी तरफ नस्ल कशी हो रही है, केमिकल्स फेंके जा रहे हैं, उनका पानी, खुराक जो है हर चीज़ वो बंद की गई है, ज़राए अबलाग उनको बंद किए गए हैं। और जहाँ पे इवन के पनाह गाँव के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, मसाजिद के अंदर, और जहाँ पे वो शेल्टर जो जहाँ पे उनको लिए हुए हैं वहाँ पर जाके बमबारी करके और उनको किस तरीके से उनको यानी उनकी नस्ल कशी की जा रही है। और बड़ी तादाद में अब तक तो मेरा ख्याल है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो है उसके अंदर बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और इवन के जो एड वर्कर्स हैं वो भी उसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो है अब तक शहादतें उनकी हो चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे सब ये जो तमाम मजदूर सिलसिला है ये किसी बड़े इम्तिहान में तो नहीं डाल सकता? देखिए, इससे मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि उसके जो हमदर्द हैं, उसके जो साथी हैं, जो इसको बर्बरियत को जो पुष्टपनाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ मजीद दुनिया के अंदर नफरत के अंदर इजाफा हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर आप बात करेंगे, मगरबी ममालिक देखें तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं कि आपकी सोच है, आज तक इतने बड़े बड़े एहतजाज हमने नहीं देखे। वो खा बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी, फ्रांस हो, अमेरिका हो, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो कि मुस्लिम कंट्रीज भी नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग जो हैं वो बाकायदा एक एहतजाज कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। और ये जुल्म व बर्बरियत इसराइल का है, इसके हवाले से पूरी दुनिया को वो उनके ज़मीर को, आलमी ताकतों के ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, यूएनओ को, अमेरिका को, और भी दीगर जो भी उसके जो साथ दे रहे हैं इस बर्बरियत के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये इस नफ़रत के अंदर इजाफा हो रहा है। और एक तरफ ये जो मुसलमानों को इंतहा पसंद, बुनियाद परस्त कहते हैं, मेरा ख्याल है कि असल में ये ख़ुद जो नामनाद सेकुलर होने का दावेदार है, सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद तो ये है कि जो एक दूसरा जो रिलीजन है उसको किसी सूरत उसको ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ना उस मज़हब का एहतराम कर रहे हैं, ना उनकी नस्ल का एहतराम कर रहे हैं, ना उनकी सरजमीन का एहतराम कर रहे हैं, ना उनके राइट्स का एहतराम कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैसिव लेवल पे नहते लोगों के ऊपर जो है आप उनको बाकायदा घेर कर उनको मार रहे हैं, उनके ऊपर केमिकल फेंक रहे हैं, उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं, ज़मीनी फ़िज़ाई हमले, और हर तरीके से आप उनको जो है नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। तो इसकी नफ़रत जो है ये आइंदा कई नस्लों तक आपको इसका खमियाजा
भुगतना पड़ेगा। और ये नफ़रत जो है ये फिर जो है जब इसकी जो आप आग लगा रहे हैं, ये इसको बुझते बुझते आपकी कई नस्लें जो हैं वो फिर ख़त्म हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि अभी भी होश के नाखल लेने चाहिए अक़वाम आलम को, तमाम मालिक को। OIC तो जो एक OIC बन के रह गई है, उसको भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। हमारा जो 2 अरब और 56 से ज़्यादा मुल्क हैं, हमारे 60 के करीब इस्लामी मुल्क हैं, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा अब हो गए। तो इन मुल्कों के होते हुए अब इतनी जुल्म बर्बरियत और वो खामोश मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है इस पे उनको भी अपना जो है लेकिन भरपूर कल साहब तरीके से जो बयान देना इस्लामी चाहिए। ममालिक, बड़े इस्लामी ममालिक हैं, उनकी पूरी सरार खामोशी ये किस तरफ लेके जा रही है? अब OIC में तो उतनी पावर नज़र नहीं आती, आलमी अदालत इंसाफ में सामने गिड़गिड़ा रही है, लेकिन रियासती तौर पे अब बात कर लें, नेशनल इंटरनेशनल सतह पे किसी इस्लामी मुल्क का एक बड़ा बयान, कोई बड़ी स्ट्रेटजी सामने नहीं आई है। देखिए, सिवाय पाकिस्तान के या ईरान के मुझे नहीं लगता कि कोई और मुल्क जो है कोई सामने खुल कर आया हो सामने। कोई मुल्क भी है, सारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। और वो लोग जो इजराइल के साथी हैं, उनके साथ वो अपने तल्लुकात बढ़ाने के ऊपर जो है उनके साथ मफादात मुश्तरका हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक यकसू होकर तमाम आलम इस्लाम इस हवाले से अपना पूरा वज़न जो है वो भरपूर तरीके से वो इनकी मसनूआत का बाइकाट करें, इनके जो सुफरा हैं उनको अपने मुल्कों से निकाल लें, अपने सुफरा को इनके मुल्कों से वापस बुलाएं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे उस वक़्त तक जो है मैं नहीं समझता कि इजराइल जो है उसकी जो ये दहशतगर्दी है या सफाकियत है या बर्बरियत है वो रुक सकेगी। उस वक़्त तक तो वो ये जुल्म बर्बरियत करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि बोल रहा है नहीं कोई, और जो अगर कोई बोलता है उसकी बोलती बंद कर दी जाती है। अब देखिए ईरान को किस तरीके से घेर के उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, और बाकी भी अगर मुल्क को इस तरह की बात करता है तो इतना ज़्यादा डरा दिया गया या वो डर गए अपनी कमज़ोरियों की वजह से, अपने मफादात की वजह से, कि आज सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और आज हमारा जो मुसलमान एक भाई हैं हमारे, जिस तरीके से उनको गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, मेरा ख्याल है इतनी तादाद में तो उनको भी रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं काटा जाता जिस तरीके से ज़िंदा इंसानों को जो है वो बाकायदा उनको निशाना बनाया जा रहा है। और एक इतनी बड़ी अब तादाद बड़ी हो वजह चुकी तो है। एक ये भी है ना कि तमाम इस्लामी ममालिक का एक अपना बैंक नहीं है, अपनी एक इकॉनमी नहीं है, अपनी एक पावर नहीं है, और मुश्तरका तौर पे कोई फ़ौज नहीं है तमाम इस्लामी ममालिक की। तो मकरूज़ है उन्हीं ममालिक के, फिर उनके खिलाफ कैसे बयानबाजी देखिए, करेंगे? मकरूज़ नहीं, ऐसी बात भी नहीं। अब देखिए कुवैत का कितना तेल है, सऊदीया का कितना तेल निकल रहा है, लेकिन कैसी बदकिस्मती है कि वो तेल उनका है, लेकिन उसके ऊपर जो सारा उसके रिसोर्सेज के ऊपर, उसके वसाइल के ऊपर काबज़ जो है अमेरिका है। तो वो अपनी उनकी कमज़ोरियाँ हैं, वो क्यों ये सारी चीज़ें, पैसे इनके सारे उनके बैंकों में पड़े हुए हैं। तो इनको किसने अपना बैंक कायम करने से रोका है, इनको किसने अपनी फ़ौज बनाने से रोका है। अब देखिए नेटो जो है पूरी उनकी, जहाँ पे भी मामला होता है सारे मुल्कों की जो फ़ौज है वो नेटो के अंदर शामिल होती है और जाके लड़ती है। लेकिन इस्लाम, आलम इस्लाम जो है 34 ममालिक की जो फ़ौज है वो किधर है, कहाँ है वो, कहाँ पे उसका कोई वजूद है। सिर्फ हमें कहा गया क्या वो फ़ौज जो है मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए है। तो मुझे ये बताएं कि इससे ज़्यादा बड़ा और क्या मामला हो सकता है कि वहाँ पे तो वो कहीं प्रेजेंस उसकी नज़र नहीं आ रही। वो 34 मुल्कों की फ़ौज का जो एक हमें कहानी सुनाई गई थी, और उसका जी रहील शरीफ साहब को जो बना दिया गया, उसका हेड बना दिया गया और सारी चीज़ें, तो किधर है फ़ौज, वो हमें तो नज़र नहीं आ रही कहीं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाली निशान है, नज़र आना चाहिए। लेकिन खल साहब एक और भी एक बड़ा सवाली निशान है कि वाहिद एटमी ताकत इस वक्त पाकिस्तान है। तो कोई इस हवाले से जो फ़ौजी ताकत रखने वाला कोई दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क नज़र नहीं आता उसके पीछे, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं तमाम इस्लामी मुल्क। देखिए पाकिस्तान, वो कहते हैं आपने जोगी तो गुआड़ बुलावा, पाकिस्तान के अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं हमारे पास, मुआशी जो अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो पाकिस्तान जो है जाके वहाँ पे किस तरह लड़ सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अरब मालिक जो है सबसे ज़्यादा उनके जो जहाँ जिनके बॉर्डर लगते हैं, अगर वो मदद नहीं करेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल को और तो आगे मिस्र आके की जानिब बढ़ेंगे। से तो कोई इमदाद भी नहीं जाने दी जा रही, तो मिस्र का किरदार तो बड़ा खौफनाक नहीं है? और देखिए मिस्र जब बात हो, शाम भी अपने तौर पर, लेबनान जो है वो भी अपने तौर पर जो थोड़ा बहुत उसने किया है, लेकिन जिस तरीके से देखिए एक बड़ा ताकतवर दुश्मन है, और उनके साथ जो हमारे जो इस्लामी मुल्क है अगर कोई हेल्प करना भी चाहते हैं तो हमारा कोई मुल्क उनके साथ हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है दबक गए हैं, डर गए हैं, सहमे हुए हैं। तो अब ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें दुआ गो है कि या अल्लाह इनके ऊपर जो है आप ही अपनी, अल्लाह ही अगर मदद फरमाएगा, उनकी फ़लस्तीन वाले जो निहत्ते लोग हैं
जिस तरीके से वो बेयारो मददगार रोज़ाना जो है जुल्म व बर्बियत सह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आलम इस्लाम, कोई मुल्क जो है वो जाके इसराइल का हाथ पकड़ेगा, उसको रोकेगा। अभी तक तो हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे। तो अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे। जी। और लेकिन जिस तरह से आपने पाकिस्तान के मसाइल की बात की, तो नई गवर्नमेंट आ चुकी है, कोई स्टैंड नज़र आता है? जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक एक वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जो हमें सेनेट में भी इस हवाले से बात उठाते दिखाई देते हैं, हर फॉर्म पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा किसी सियासी देखिए, रहनुमा अब का भी रात की बयान सामने तारीकी नहीं के आया। अंदर जो है आप देखें बिजली के बिलों के अंदर इजाफा मजीद हो गया। और अगर आप देखें बांग्लादेश की बिजली देखें, इंडिया की बिजली देखें, कहीं 2 रुपए यूनिट है, कहीं 3 रुपए यूनिट है। अफगानिस्तान की देखें, ईरान की देखें 11 रुपए अगर है, तो अफगानिस्तान की 16-17 रुपए है, तो हमारी 71 रुपए यूनिट जो है बिजली पहुंची हुई है। अब मामला ये है कि एक तरफ वो है, उसके बाद फिर पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे की खबरें भी आ रही हैं, और दूसरी तरफ हम मसरूफ़ हैं। काबीना जो है पहला मरले में कितने लोग होंगे, और दूसरे में पंजाब काबीना के वाले से भी खबरें आ रही हैं कि पहली काबीना जो है पहले मरले में 16 रुकनी काबीना जो है वो मार्ज वजूद में आएगी, दूसरे मरले में मजीद लोग 10 के करीब आएंगे। और उसमें जो अभी तक नाम सामने आ रहे हैं नून लीग की जानब से, खबरें जो चल रही हैं कि शाहनवाज जो ज़किया शाहनवाज जो है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, बिलाल यासीन हैं, और मुजतबा शुजा-उर-रहमान, खिज़र हुसैन मज़ारी, मंशा-उल्लाह भट्ट और आशिक़ कुरबानी जो हैं, ये इसके अलावा जो है नईम खान बाबा हैं, अज़मा बुखारी हैं, फैसल अयूब है, और शेर अली गुरजानी, अहमद खान लुगारी, रहीला खादम हुसैन और सुल्तान बुखारी, ये भी काबीना का हिस्सा होंगे। और उसके साथ दूसरे मरले के अंदर 7 से 10 जो गुजरा हैं उनको भी पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। और उसके अंदर जो दूसरे मरले के अंदर जिन लोगों को शामिल किए जाने का इम्कान है, उसमें मलक आसफ़ हैं, अख्तर बुसाल है, यावर ज़मान है, फ़िदा हुसैन है, मलक तनवीर है, असलम मलक हसन खोकर, और ये भी काबीना में शामिल होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद बजट के बाद या बजट से पहले, अब देखते हैं, ये पीपल्स पार्टी अच्छा, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं 3 मार्केट लोग में। शायद उनके जो एक अली है, जो मूसा अली अदर जो है, अली मूसा काफ गिलानी। लीग के फ़रक जवेद हैं, सलमान नईम है, और शाफी हुसैन, और IPP के जलफर चीना है। फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी के 3 वज़रा जो है उनको शामिल होने की भी खबरें आ रही हैं। और उसके हवाले से अगर बात की जाए तो अली अदर गिलानी है, और नीलम जुबार और रईस नबील जो है। तो अब ये चीज़ें आपस के अंदर जो पावर शेयरिंग फार्मूला हो रहा है पंजाब के अंदर, तो पीपल्स पार्टी वजारतें भी लेने का ले रही है, और गवर्नर भी उनका लगे ना है। और इस तरह कौमी असम्बली के अंदर जो है वहाँ पे वो जो कायमा कमेटियाँ हैं वहाँ पे तो चेयरमैनशिप्स वो ले रहे हैं, और साथ आइनी ओहदों के ऊपर भी चेयरमैन सेनेट उनका आ रहा है, सदर उनका आ रहा है, और 2 सूबों के गवर्नर उनके आ रहे हैं। और बाकी शायद आइनी ओहदे जो हैं वो भी उनकी मर्ज़ी से आगे आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने बनना है वो भी उसकी मशावरत उनके अंदर होगी। चारों जो मेंबर इलेक्शन कमीशन के बनने हैं उसके अंदर भी उनकी मशावरत होगी। चेयरमैन नैब जिसने बनना है उसके अंदर भी उनकी मशावरत होगी। और इस तरह और भी जो बहुत सारे आइनी ओहदे हैं, तो वहाँ पे भी लगता यही है कि पीपल्स पार्टी को वहाँ पे भी शेयर जो है पूरा मिलेगा। बलूचिस्तान में भी हुकूमत वो बना रहे हैं। अच्छा, कुछ इस तरह की खबरें हैं कि बुज़दार दौर की ब्यूरोक्रेसी जो है उसे भी अपॉइंटमेंट दी गई है इसी मरीम नवाज के अंडर की। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है अब अल्टीमेटली घूम घूम के उन लोगों ने आना है। पहले जब बुज़दार के साथ लगे थे तो उस वक्त ये खबरें आती थी कि शहबाज और की जो कबीना है वो बुज़दार का भी जो है उसके करीब बड़े ओहदों पर फिर वो लोग फाइज हो गए हैं ब्यूरोक्रेट। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो बुज़दार वाले लोग हैं वो मरियम साहबा के करीब उनको तैनात किया गया है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और मेरा नहीं ख्याल ब्यूरोक्रेट जो होता है सबसे ज़्यादा तोता चश्म उससे ज़्यादा कोई नहीं होता। वो हर आने वाली हुकूमत को सलाम करता है, और हर आने वाली हुकूमत जो है उसका ज़ाहिर बात है होता तो वो पब्लिक सर्वेंट है, होता तो वो रियासत का मुलाजम है, लेकिन वो इतने समझदार होते हैं कि वो जो भी हर आने वाला वज़ीर आज़म वज़ीर आला जो होता है ना, वो उसकी ही अपने आप को लॉयल्टी जो वफादारी सारी रियासत की बजाय उसकी तरफ वो अपना पलड़ा जो है वो उनका हमेशा नजर आता है। ठीक है कल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस तमाम तर सूरत हाल पे बात की है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के वाले से भी कुछ खबरें हैं, इन खबरों के अंदर कितनी सदाकत है, और फिर वही तरह फरमाया कि जो ब्यूरोक्रेसी है वही बदल के आनी होती है, तो इसमें कोई दूसरा पंजाब असम्बली का इजलास भी 28 जनवरी को फरवरी को कल, यानी गवर्नर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो हो रहा है। और साथ 29 फरवरी को जिस तरह आपको पता है कौमी असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है।
तो ये चीज़ें भी आगे जाके और फिर कुछ जो रिकाउंटिंग हो रही है उसमें मजीद 20 सीटें नून लीग की बढ़ने जी का बिल्कुल, वो भी नून लीग की सीटें बढ़ने का जो है वो लग रहा है बेशतर कि तहरीक इंसाफ की 8 से 10 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में जा सकती हैं। और 29 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने भी हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होने का इंदिया दे दिया है। शेर अफजल मरवत का बयान सामने आया। नाज़रीन, ये खबरें हमारे पास थी जो आपने आज तक पहुँचाई हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। असद खरल और उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।